गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे संघ पोरिफेरा। जो अपन पढ़ रहे हैं मेन टॉपिक है वो है अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण। उसमें अपन पहला संघ पढ़ चुके हैं पोरिफेरा संघ, जिसका हमने डायग्राम देखा और उसके मुख्य लक्षण देखे। आज अपना जो टॉपिक है वो है सिलेंट्रेटा संघ। जो दूसरा संघ है अकशेरुकी जीवों का वो है सिलेंट्रेटा संघ। इस संघ के बारे में अपन जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसका जो नाम है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सिलेंट्रेटा शब्द वास्तव में दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है किलोस और दूसरा है एंटेरोन। एक तो बना है किलोस और एक बना है एंटेरोन। किलोस का मतलब होता है किलोस का मतलब होता है गुहा, और एंटेरोन का मतलब होता है आर्थ। तो आर्थ और गुहा यानी इन दो शब्दों को अगर जोड़ देते हैं, ऐसे जीव जिनके शरीर में खोखली गुहा पाई जाती है, जो वास्तव में पाचन तंत्र का भाग है या आंत का हिस्सा कह सकते हैं उसको, और इस गुहा का नाम होता है सिलेंट्रॉन, और इसी कारण से ऐसे जीवों को सिलेंट्रेटा जीव कहा जाता है। ये इसका नामकरण का मुख्य कारण रहा कि इसे सिलेंट्रेटा संघ क्यों नाम दिया गया। तो पहली खास बात क्या हुई इसके अंदर कि इनका शरीर कैसा होगा, भीतर से खोखला गुहा युक्त होगा। दूसरी विशेषता इस संघ के जीवों की जो होती है वो होती है इनमें दंश कोशिकाएं, विशिष्ट दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये दो मुख्य विशेषता इनके अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की और फिर देखते हैं इसके लक्षणों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा, जेलीफिश, ओबिलिया। ये इसके मुख्य सदस्य हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया, ये इसके मुख्य सदस्य हैं। मैं आपको इन तीनों के डायग्राम दिखा रहा हूं, आप इन डायग्रामों को देखिए।
तो आपने डायग्राम देखा, हाइड्रा हाइड्रा में शीर्ष भाग के ऊपर आपको इसमें विशिष्ट दंश कोशिकाएं देखने को मिल रही है। जेलीफिश में आधारित भाग में आपने देखा जो स्पर्शक देखने को मिल रहे हैं। ओबिलिया ओबिलिया के अंदर भी आपको हाइड्रा के समान मुक्त स्पर्शक देखने को मिल रहे हैं। तो स्पर्शकों की उपस्थिति यानी दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर इस सिलेंड्रेटा संघ के जीवों का एक नामकरण और रखा गया, एक नाम और दिया गया इसी संघ को, तो वो दिया गया इनको नाइडीरिया। बात समझ आ गई? एक तो नाम क्या हो गया इसका सिलेंड्रेटा और एक हो गया नाइडीरिया। सिलेंड्रेटा किस कारण से दिया गया? इनमें खोखली गुहा की उपस्थिति के कारण, और नाइडीरिया नाम इसके दिया गया इनमें दंश कोशिकाएं ये पाई जाती हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया। इसका जो सिलेंड्रेटा नाम दिया वो साइंटिस्ट थे ल्यूकर्ट ने इसको सिलेंड्रेटा नाम दिया और हेस्ट्रिक ने इसको नाइडीरिया नाम दिया। तो विशेषताओं के कारण एक ही संघ के दो अलग अलग नाम दिए गए, दोनों साइंटिस्ट ये थे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेडिकल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सिलेंड्रेटा, खोखली गुहा और ल्यूकर्ट, नाइडीरिया, दंश कोशिकाएं और हेस्ट्रिक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को मेंशन कीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे इसके सामान्य लक्षणों की। डायग्राम आपने देख ही लिया। तो इस संघ के सदस्य मूल रूप से समुद्रवासी होते हैं, जलीय जीव होते हैं। तो इस संघ के प्राणी होते हैं वो स्थानबद्ध समुद्री जीव होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य कैसे होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे देखो हाइड्रा है वो स्थानबद्ध है, जेलीफिश स्वतंत्र तैरने वाला सदस्य है, ओबिलिया इसमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। ये विशेष जीव है, इसका एग्जांपल जिसके ऊपर अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखा आपने ये स्थानबद्ध हो गया और ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला हो गया, तो दोनों प्रकार के सदस्य इसके होते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर इन जीवों के बाह्य शरीर के बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की ओर एंडोडर्मिस स्तर पाया जाता है, और इन दोनों स्तरों के बीच में क्या पाई जाती है? मीजोग्लिया पाया जाता है। सेम कंडीशन कहाँ आई थी? अपन ने पॉलीफेरा संघ में भी ये चीज अपने नोटिस की थी। फिर बात करते हैं अगला, इस संघ के सदस्यों में मुख्य रूप से अरीय संगीति देखने को मिलती है। ये बात भी अपन ने लास्ट क्लास में की थी। फिर बात करते हैं आगे, इसके शरीर का जो मुख्य रंध्र होता है, जो खोखला भाग होता है, वह मूल रूप से स्पर्शकों द्वारा घिरा हुआ रहता है, और ये स्पर्शक क्या करते हैं? इसमें भोजन अंतर्ग्रहण या उसमें हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए या फिर इसमें गमन करने में सहायक होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जेलीफिश का डायग्राम। ये जेलीफिश है, पारदर्शी जीव होता है, ये जलीय पारदर्शी जीव है। तो इसकी ये जो स्पर्शक है आपको दिख रहा है, ये 10 कोशिकाएं हैं, तो ये तैरने में सहायक होती है, ये भोजन पकड़ने में सहायक है, ये हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तो ये इसका दंश कोशिकाओं द्वारा ये अपने समस्त साधारण जैविक प्रक्रमों को पूर्ण करता है। कुछ सदस्य होते हैं जैसे ओबिलिया, इनका शरीर दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है उसमें पॉलिप और एक होता है मेडुसा। आप डायग्राम देखिए, पॉलिप और मेडुसा दोनों दिखा रहा हूं मैं आपको।
तो जो पॉलिप भाग देखा आपने अभी डायग्राम में, जो पॉलिप भाग होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार है और वो एक जगह चिपका हुआ रहता है, यानी वो गमन नहीं करता, स्थानबद्ध होता है। और इस पॉलिप भाग में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है अलैंगिक जनन होता है। दूसरा भाग जो आपने देखा मेडुसा, वो कैसा होता है, गतिशील होता है, वो मूवमेंट करता है, वो गमन कर सकता है और उसमें जनन की प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन। तो ओविलिया एक जीव है, उसके दो अलग अलग प्रभेद है, एक हो गया पॉलिप, एक हो गया मेडुसा। पॉलिप अलैंगिक जनन को पूरा करता है, मेडुसा करता है लैंगिक जनन को, यानी इसके अंदर पीडी एकांतन पाया जाता है। जो इसका मेडुसा होता है वो घंटी के समान होता है या छतरी के समान सदस्य होता है। फिर बात करते हैं इन सदस्यों के अंदर सिलेंडरेटा संघ के जीवों में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। इनके अंदर पुरातन आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहला संघ है जिसमें क्या पाई जा रही है, तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। फिर बात करते हैं आगे, इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि नष्ट हुए या खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। तो इसमें पुनरुद्भवन बहुत हाई लेवल पर प्रेजेंट होता है। देखते हैं, देखो जैसे ये हाइड्रा है, अगर आपने इस हाइड्रा को इस प्रकार से कट कर दिया, यहाँ से बीच में से यहाँ तक कट कर दिया, तो इसका फ्यूचर क्या होगा वो देखिए। मतलब क्या होगा, ये जो भाग था ये भाग सेपरेट हो गया, ये भाग सेपरेट हो गया। अब इस भाग में ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर इस भाग की कमी रही तो इसके अंदर ये नया भाग बन गया, और इधर वाला भाग ये वाला था, ये वाला ये भाग था, तो इस वाले भाग में इधर वाले भाग की कमी थी तो ये नया भाग बन गया, यानी इसके अंदर उच्च स्तरीय पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो ये जनन का प्रकार भी हो गया कि अगर ये किसी कारण से दो भागों में बढ़ जाता है, तीन भागों में, चार भागों में टूट जाता है, तो स्वतंत्र जीव के जैसे व्यवहार कर लेगा, विकसित होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जनन की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट प्रकार का पुनरुत्थान भी पाया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, इस संघ के सदस्यों के अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। जो सदस्यों के अंदर बाह्य कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से विकसित होता है। फिर बात करते हैं आगे, इन जीवों के अंदर श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिसंचरण ऐसे विकसित तंत्र नहीं पाए जाते। इसके लिए इनमें सामान्य तौर पर बाह्य सतह के द्वारा ही लगभग सारे कार्य पूरे होते हैं। इनके अंदर श्वसन और उत्सर्जन जैसे क्रियाएं होती है वो सतह के द्वारा ही ये ट्रांसप्लांट कर लेता है। तो ये सिंपल प्रकार का सदस्य है, तो सिंपल प्रकार का होने के कारण इसके शरीर की त्वचा ही ये सारे कार्यों के लिए रूपांतरित होती है। फिर बात करते हैं आगे कि इसमें अलैंगिक जनन अवस्था पॉलिप के द्वारा और लैंगिक जनन मेडुसा द्वारा पूरी होती है, और इनके अंदर पीडी एकांतरण पाया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, पीडी एकांतरण पाया जा रहा है तो ओविलिया, ओविलिया के अंदर पीडी एकांतरण मतलब एक बार द्विगुणित, एक बार अगुणित, फिर आगे द्विगुणित पीढ़ी आएगी, फिर अगुणित पीढ़ी आएगी। इस प्रकार के क्रमिक अवस्था को पीडी एकांतरण कहते हैं। अब इसके कुछ सदस्य होते हैं, जैसे देखो आप जेलीफिश, इसका आकार आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तो ये छतरी के समान है, घंटे के समान, तो छतरी के समान है, घंटे के समान हो गया, तो ये केवल मेडुसा हो गया, यानी ये कौन सा पार्ट हो गया, केवल मेडुसा वाला पार्ट हो गया। जैसे हाइड्रा देख लो, इसका आकार बेलनाकार हो गया, तो ये कैसा हो गया, केवल पॉलिप हो गया, तो पॉलिप स्थानबद्ध हो गया, मेडुसा गतिशील हो गया। तो ये कुछ सदस्य होते हैं जिनके अंदर केवल मेडुसा या केवल पॉलिप पाया जा रहा है, और कुछ सदस्य कैसे होते हैं जिनके अंदर पॉलिप भी होता है और मेडुसा भी होता है। जैसे ओविलिया आपने डायग्राम देखा था, उसमें दोनों प्रकार के सदस्य एक ही जीव पर पाए जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो मूल रूप से एकलिंगी या उभयलिंगी प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर एक जीव के अंदर ही दोनों प्रकार के जनन अंग या अलग अलग जीवों के अंदर जनन अंग पाए जाते हैं। तो ये इसके साधारण लक्षण थे जो हमने देखे। तो आपने
देखा, ये था अपना सिरेनडेटा संघ। तो क्या क्या देखा अपन ने, जो इसमें खास इंपॉर्टेंट चीज थी वो पहली चीज, इसका नाम सिरेनडेटा क्यों है, इसका नाम मिलेरिया क्यों है, और इसमें पॉलिप मेडुसा क्या है, और इसके अंदर पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। और एक चीज इसमें कि तंत्रिका कोशिका केवल इसी संघ से स्टार्ट हुई थी, यानी ये पहला संघ है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर इस संघ की मुख्य विशेषता आई थी दंश कोशिकाएं और खोखला शरीर। क्लियर। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अपना प्लेटीहेल्मिंथेस संघ। प्लेटीहेल्मिंथेस ये अपना तीसरा संघ है, और इस संघ के सदस्यों के नाम लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। प्लेनेरिया, फीताकर्मी, प्लेनेरिया हो गया, फीताकर्मी हो गया, और हो गया यकृतकर्मी। ये इस संघ के सदस्य हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, इसके एग्जाम्पल बताया और नाम बताया। तो प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्य मैंने बता दिए, प्लेनेरिया हो गया, फीताकर्मी हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, ये इसके मुख्य सदस्य हैं। तो बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्लेटी, प्लेटी बना है फ्लैट से यानी चपटा, तो सदस्य कैसे होंगे, चपटे होंगे। और हेल्मिंथेस मतलब होता है वर्म यानी कृमि, तो यानी चपटे कृमि। तो इस संघ में उन सदस्यों को शामिल किया गया है जो मूल रूप से चपटे होते हैं। तो प्लेनेरिया भी चपटा होता है, फीताकर्मी भी चपटा होता है, यकृतकर्मी भी चपटा होता है। मैं तीनों के डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, देखिए। तो आपने डायग्राम देखे। इस संघ के जीवों की जो मुख्य विशेषता है, ये द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है। द्विपार्श्व सममिति अपन ने बात की थी, विकसित जीवों के अंदर होती है कि मतलब इनको केवल एक लंबवत अक्ष से ही समान दो भागों में बांटा जा सकता है। फिर बात करते हैं इनके अंदर कि इनमें त्रिकोरकी होते हैं। त्रिकोरकी मतलब इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार के जन्म स्तर पाए जाते हैं। और इनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती, देह गुहा का अभाव होता है, इसीलिए कैसे हैं ये अगुहीय प्राणी होते हैं। ये बातें अपन कहाँ कर चुके हैं, शुरुआत के अंदर जब अपन ने वर्गीकरण का आधार रखा था, उस आधार के अंदर हमने सारे एग्जाम्पल देखे थे। तो वो वर्गीकरण के आधार की बेसिस के ऊपर इनमें गुहा नहीं पाई जाती। तो ये था इसका सामान्य जो लक्षण था।
अब बात करते हैं इसके मुख्य लक्षणों की। तो इसके सदस्य परजीवी होते हैं। अब परजीवी देखो, बेसिक परजीवी दो प्रकार के होते हैं, फिर उनके आंतरिक और भाग बढ़ते जाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतर परजीवी। तो पहले ये समझते हैं परजीवी किसे कहते हैं। पर मतलब पराया जीव, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, जिसमें एक जीव को हानि होती है और एक जीव को लाभ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। जैसे मच्छर है, वो हमारा परजीवी है, मतलब हमारे शरीर पर बैठता है, हमारा खून चूसता है, तो हमको नुकसान हुआ और उसको फायदा हुआ, तो वो हो गया बाह्य परजीवी, ठीक है। जूं, जो शरीर में बालों में जुएं होती है, वो भी क्या है? मानव की परजीवी है। तो वो कैसी हुई? वो बाह्य परजीवी, शरीर के बाहर रहती है, लेकिन फायदा उसको मिलता है, नुकसान व्यक्ति को होता है, तो इसको बोलता है बाह्य परजीवी। अब कुछ दस्ते कैसे होते हैं? शरीर के भीतर रहते हैं और भीतर रहकर अपना पोषण, अपना विकास करते हैं, और बदले में जिसके शरीर में रहते हैं उसको रोग प्रकट करते हैं, उसके अंदर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे सदस्यों को बोलते हैं अंतः परजीवी। तो ये कैसा सदस्य होगा? ये अंतः परजीवी है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको आहार नाल, जिसको अपन बोलते हैं अपनी जो पाचन तंत्र की आंत वाला हिस्सा है, आंत वाला हिस्सा, उस आंत का आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। उस डायग्राम में देखिए, आपको सफेद रंग का फीता गर्मी दिख रहा है। ये एंडोस्कोपी करके डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको। तो आप देखिए इस डायग्राम को कि कैसे फीताकर्मी शरीर के भीतर निवास करता है, ठीक है, देखिए। तो आपने देखा, ये सदस्य इस प्रकार से परजीवी के रूप में जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं, इनका शरीर खंडित या अखंडित दोनों प्रकार का हो सकता है। खंडित की बात करेंगे तो खंडित का सदस्य कौन आ गया? फीताकर्मी। और यकृतकर्मी अखंडित हो गया। देखो फीताकर्मी डायग्राम भी आपने देखा, ये फीताकर्मी का, ये आगे कंटिन्यू इस प्रकार से देह खंड रहते हैं इसमें, ठीक है। मैंने सिर्फ बड़ा वर्ग के दिखाया आपको, शीर्ष भाग क्यों दिखाया है? क्योंकि अपन इसकी बात करने वाले हैं। एक्चुअल में ये पार्ट बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका शीर्ष, और ये हो गया इसके देह खंड। तो खंडों में बटा हुआ है, तो फीताकर्मी कैसा हो गया? खंडित हो गया। अब यकृतकर्मी आपको दिखा रहा हूं, देखो ये यकृतकर्मी। अब इसमें कोई खंड बटा हुआ नहीं है, तो आपको दोनों दिख रहे हैं, तो खंडित भी होते हैं और अखंडित भी होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके अंदर कि श्वसन व रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जा रहा और परिसंचरण तंत्र भी इसमें नहीं पाया जा रहा। मूल रूप से जो जीव अंतः परजीवी होते हैं, उनके अंदर अन्य अंगों की, जैसे गमन के लिए गमनांग, या फिर विकसित पाचन तंत्र, या फिर उनके अंदर संवेदी अंग, या फिर उनके अंदर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्र कैसे होता है? उनमें अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहा है जहां उसके सामने कोई समस्या जनरेट नहीं होती। वो अपने चारों ओर, उसको जो मूल रूप से चाहिए वो क्या है?
उसके चारों ओर आवरण होना चाहिए जिससे वो सुरक्षित रह सके और उसमें उच्च जनन क्षमता पाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पैतृक सुरक्षा तो होती नहीं है कि अपने बच्चों की केयर कर सकें। तो इसीलिए उनमें दो चीजें बहुत विकसित होती है, एक तो शरीर के चारों ओर का आवरण और दूसरा उनमें जनन दर बहुत उच्च मात्रा में होती है। आपको बताऊं टीनिया सोलियम का जो एक खंड है ये एक परिपक्व गर्भाशय के रूप में होता है। अंडे ग्रह के अंदर कम से कम 2 लाख तक अंडे हो सकते हैं। तो ऐसे शरीर पर कुल खंड कितने होते हैं जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। 25 फीट लंबा भी टीनिया सोलियम एक महिला के आहार नाल से निकाला गया, 25 फीट लंबा। तो ये फीता कभी चपटा होता है जो कुंडलित होकर शरीर के अंदर पड़ा रहता है। तो इनकी जनन क्षमता प्रत्येक के अंदर 2 लाख अंडे तो कितने सदस्य होंगे, और इसीलिए इनमें जनन दर उच्च मात्रा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि केयर टेकिंग नहीं होती, इनके अंडों की सुरक्षा नहीं होती है। तो लाखों की संख्या में अंडे होते हैं, अगर उन अंडों में से एक अंडा भी बच गया तो वापस जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होता है कि इनमें जनन क्षमता बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इनके अंदर उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। उत्सर्जन के लिए इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। जो मुख्य संरचना होती है वो ये होती है। फिर बात करते हैं आगे, इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो सीढ़ी नुमा और गुच्छे के समान होता है। फिर इनका शरीर के अंदर जो संगठन का स्तर है वो है अंग तंत्र प्रकार का संगठन स्तर। जो अपन ने शुरू में जो वर्गीकरण का आधार का पहला बिंदु था संगठन स्तर, उसमें देखा था। तो इनके अंदर अंग तंत्र प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है। और इसके अंदर आसंजन अंग, देखो जैसे ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। यहां पर क्या होता है, इसमें आसंजन अंग, आसंजन अंग पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं हुक। इनकी सहायता से ये आहार नाल में अटक जाता है, चिपक जाता है। तो आसंजक अंग पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है इसका चूसकांग, ये इसका चूसकांग है। इसके द्वारा क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, पचित भोजन को ये ग्रहण करता है। तो ये इनकी संरचना के अंदर ये मुख्य अंग देखने को मिलते हैं। इसीलिए संगठन का स्तर कैसा हो गया, अंग तंत्र प्रकार का होता है। क्योंकि देखो अपन ने उत्सर्जन की बात कर ली तो ये तंत्र हो गया, तो तंत्र भी पाया जा रहा है। चूसकांग, आसंजन ये अंग हो गए, इसलिए इसमें अंग तंत्र प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। इनके अंदर उभयलिंगी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। सदस्य स्वनिषेचन और परनिषेचन दोनों प्रकार की क्रिया करते हैं। अब समझते हैं स्वनिषेचन और परनिषेचन क्या होता है। देखिए, स्वनिषेचन, जब ये एक जीव है, इस जीव के अंदर ये नर जनन अंग है और ये मादा जनन अंग। अब स्वनिषेचन किसे कहेंगे, अगर इस जनन अंग के युग्मक इसी में ट्रांसफर हो जाए तो इस प्रकार के जनन को बोलते हैं स्वनिषेचन। दूसरा होता है परनिषेचन। परनिषेचन जिसमें 2 जीव हैं, ये एक नर है, ये एक मादा है। तो नर और मादा के युग्मक मिलेंगे तो जनन की क्रिया होगी, इसको बोलते हैं परनिषेचन। लेकिन इन जीवों के अंदर नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों जनन पाए जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी किसकी होती है, स्वनिषेचन की। लेकिन कुछ सदस्यों के अंदर नर जननांग बाद में विकसित होते हैं, मादा जननांग पहले विकसित होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर दोनों समान समय विकसित नहीं होते,
तो कौन सा निषेचन पाया जाएगा उनके अंदर, परिनिषेचन देखने को मिलता है। तो दोनों प्रकार के निषेचन इनमें पाए जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया इनके अंदर आंतरिक प्रकार की होती है या आंतरिक निषेचन होता है, ये भी समझ लेते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, जब निषेचन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होता है तो इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। और जब यह प्रक्रिया शरीर के भीतर न होकर बाहर, शरीर के बाहर किसी माध्यम में हो तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है, मानव के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो इसके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इनका जनन तंत्र बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होता है और पूर्ण विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जनन तंत्र विकसित होगा क्योंकि इनमें पैतृक सुरक्षा नहीं पाई जाती। जनन तंत्र में अंडों को पोषण देने के लिए विशिष्ट प्रकार की पीतक ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो ये था इसका विवरण जो हमने देखा। सदस्य एग्जाम्पल में आपको पहले दे चुका हूँ और डायग्राम आपको दिखा चुका हूँ। तो ये था अपना प्लेटी एलिमेंट्री सिस्टम।